एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं यहाँ पर +3 का जो हमारा ग्रेजुएशन का जो सिलेबस होता है उसमें एक पेपर होता है एनवायरमेंटल स्टडी, उसका फर्स्ट यूनिट पढ़ाने वाली हूँ। एनवायरमेंट, उसका जो हमारा द एनवायरमेंट का एक फर्स्ट टॉपिक है उसको मैं पढ़ाऊँगी। उसके लिए मैं अपना हैंड रिटन नोट्स प्रिपेयर की हूँ, जो कि आपको अपना सेमेस्टर एग्ज़ाम फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और ये मैं शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों के लिहाज से बनाई हूँ। सो प्लीज़ आप इसको देखिए अच्छे से, और नोट्स मेरे साथ ही साथ नोट्स बनाते चलिए, ताकि ये आगे भी आपको हेल्प करेगा, जिसके सहारे मतलब आप अच्छे से अपना शॉर्ट क्वेश्चन भी मेंटेन कर सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी मेंटेन कर सकते हैं। और मेरा जो नोट्स है वो पिन टू पॉइंट है, बहुत ही ज़्यादा कन्वर्जेंट है। मैं इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करके नहीं लिखती हूँ, जितना ज़रूरी उतना लिखती हूँ, तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। सो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं द एनवायरनमेंट। तो ये जो चैप्टर है हमारा द एनवायरनमेंट, इसमें हम एनवायरनमेंट के विषय में पढ़ेंगे। एनवायरनमेंट जिसको कि हम पर्यावरण कहते हैं हिंदी में। तो देखते हैं चलिए। तो एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ने से पहले हम जो ये पेपर जो देंगे एनवायरमेंटल साइंस, उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि एनवायरमेंटल साइंस किसको कहते हैं। बिकॉज कभी कभी 1 मार्क और 2 मार्क में पूछ लेता है कि व्हाट इज़ एनवायरमेंटल साइंस एंड व्हाट इज़ एनवायरमेंटल साइंस एंड डिफाइन इट, इस टाइप का क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं। पहले है हमारा एनवायरमेंटल साइंस। एनवायरमेंटल साइंस इज द स्टडी ऑफ environment, nature, how it work, human interaction and environmental problem and how to deal with it। तो हम देखते हैं एनवायरमेंटल साइंस जो है वो क्या है। वो स्टडी हम जिसके ऊपर पढ़ाई करते हैं, किसके ऊपर पढ़ाई करते हैं एनवायरमेंटल स्टडी में, हम पढ़ते हैं एनवायरमेंट के ऊपर। किसके ऊपर? एनवायरमेंट के ऊपर, नेचर के ऊपर, हमारा जो प्रकृति है उसके ऊपर, हाउ इट वर्क, और हमारा जो ये एनवायरमेंट और ये जो नेचर है इसका कैसे कोऑर्डिनेशन होता है, कैसे एक इक्वल बैलेंस बन के रहता है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। और ह्यूमन इंटरेक्शन, इंसानों का जो इसके साथ तालमेल है, ह्यूमन कैसे इसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, कैसे ह्यूमंस इसके साथ मतलब खुद को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, उसको हम पढ़ते हैं। और क्या पढ़ते हैं? प्रॉब्लम, एनवायरनमेंट में जो प्रॉब्लम चल रहा है, पर्यावरण में जो प्रॉब्लम चल रहा है उसके बारे में, और हम उसको कैसे डील कर सकते हैं, इसके बारे में हम किस में पढ़ते हैं? एनवायरमेंटल साइंस में पढ़ते हैं। तो अगर आपको पूछे तो आप डेफिनेशन में क्या लिखेंगे? एनवायरमेंटल साइंस इज द स्टडी ऑफ एनवायरमेंट, नेचर, हाउ इट वर्क, ह्यूमन इंटरैक्शन एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम एंड हाउ टू डील विथ इट। क्लियर? ठीक है। चलिए अभी हम नेक्स्ट देखते हैं। अभी हम देखेंगे एनवायरनमेंट किसको कहते हैं। हमारा जो ये एनवायरनमेंट है ये क्या है, और हम एनवायरनमेंट किसको कहते हैं। तो चलिए, एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट जो हमारा पर्यावरण है, जिसको हम हिंदी में पर्यावरण कहते हैं, एनवायरनमेंट जो है वो कैसा है। एनवायरनमेंट हम किसे कहते हैं, किस चीज़ को हम एनवायरनमेंट का नाम दे सकते हैं। Environment is the sum total of all the living and non-living element। ये क्या है? Environment जो हमारा है ये क्या है? सम टोटल है। सम टोटल मतलब एक सब चीज़ को मिला के जो एक चीज़ बने, ठीक है ना। सम टोटल ऑफ ऑल द लिविंग, मतलब जो हमारे लिविंग थिंग्स हैं, और नॉन लिविंग एलिमेंट्स, जो हमारे नॉन लिविंग एलिमेंट्स हैं, उसका क्या है? सम टोटल है। उसके बाद क्या है? द सम टोटल, और किसका सम टोटल? कंडीशंस इन विच ऑर्गेनिज्म सर्वाइव एंड सस्टेन। तो हम देखते हैं एनवायरनमेंट क्या है। एनवायरनमेंट इज द सम टोटल ऑफ द लिविंग एंड नॉन लिविंग एलिमेंट्स। क्या है? लिविंग एंड नॉन लिविंग एलिमेंट्स का सम टोटल है। और द सम टोटल ऑफ ऑल द कंडीशंस इन विच ऑर्गेनिज्म सर्वाइव एंड सस्टेन, या फिर वो सारा कंडीशन जिसमें एक ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर सकता है और सस्टेन कर सकता है, उसको हम क्या कहते हैं? एनवायरनमेंट कहते हैं। तो हम देखते हैं जो हमारा एनवायरनमेंट है वो कंसिस्ट ऑफ एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड बायोस्फीयर। किससे बना हुआ है?
एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड बायोस्फीयर। हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो किससे है? ये 4 चीज़ों से बना है, ठीक है ना। हमारा जो ये एनवायरनमेंट है वो किससे बना है? ये 4 चीज़ों से बना है। क्या है? एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड बायोस्फीयर। मैं आगे जाके आपको बताऊंगी कि हम स्फीयर किसको कहते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे नेचुरल रिसोर्स। हम नेचुरल रिसोर्स किसे कहते हैं? तो पहले है नेचर। हम नेचर किसे कहते हैं? नेचर मीन्स प्रकृति। वो रिसोर्स जो हमको प्रकृति से मिलता हो, वो रिसोर्स जो हमको नेचर से मिलता हो, उसको हम क्या कहते हैं? नेचुरल रिसोर्स। तो यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि हम रिसोर्स किसे कहते हैं, ठीक है ना। रिसोर्स, तो द डेफिनेशन ऑफ रिसोर्स इज जिस चीज़ से हम क्या करते हैं, कुछ हमारे ह्यूमन के हेल्प के लिए जो चीज़ को हम यूज़ करते हैं, या फिर कोई भी ऐसा चीज़ जिसके हेल्प से हम कुछ हमारे लाइफ में बदलाव ला सकते हैं, या फिर कुछ ऐसा चीज़ जिसके हिसाब से जिसको यूज़ करके हम हमारा लाइफ को कन्वीनियंट बना सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? रिसोर्स कहते हैं। तो फिर जो नेचुरल रिसोर्स होता है वो क्या होता है? नेचुरल रिसोर्स डिफाइन एज द रिसोर्सेज दैट एग्जिस्ट इन नेचर। नेचुरल रिसोर्स किसको कहते हैं? ऐसा रिसोर्स जो नेचर में एग्जिस्ट करता है, जिसको हम नेचर से लाते हैं, या फिर जो चीज़ हमको नेचर से मिलता है, फ्रॉम मदर नेचर, जिसको हम नेचर से पाते हैं, कि हम उस चीज़ को नेचर से लाएंगे और यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि देखिए, हम फॉरेस्ट जाके एक वुड काट के ला रहे हैं, ठीक है ना, अब पीस ऑफ वुड ला रहे हैं, और वो वुड कहाँ से मिला है? हमको ट्री से मिला है। तो वो वुड को जब हम कट करके फाइन शेप देंगे, पॉलिश करेंगे, और उसको पूरा ऐसे ढांचा में डाल के अच्छे से बनाएंगे, उसके ऊपर कारीगरी करेंगे, तो उसके बाद अगर हम उसको सोने लायक बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? बेड बन जाएगा। तो जो वुड है उसको फ्यू मॉडिफिकेशन के साथ हम क्या कर रहे हैं? यूज़ कर रहे हैं। किसके लिए? ह्यूमन कन्वीनियंस के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो उसको हम क्या कहेंगे? नेचुरल रिसोर्स। वुड इज अ नेचुरल रिसोर्स। तो हम आगे देखते हैं, जो हमारा नेचुरल रिसोर्स है उसको और क्या? इंडिपेंडेंट ऑफ ह्यूमन एक्शन, जो कि ह्यूमन एक्शन जिसमें इन्वॉल्व ना हो, जिसको हम नेचुरली पाते हों। और दूसरा है यूज्ड विथ फ्यू मॉडिफिकेशन, जो कि थोड़ा सा मॉडिफिकेशन के साथ क्या हो सकता है? यूज़ हो सकता है। कहाँ यूज़ हो सकता है? हम ह्यूमंस के नीड्स के लिए यूज़ हो सकता है, ठीक है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। तो टाइप ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, कितने टाइप के हैं नेचुरल रिसोर्सेस? कितने टाइप के हैं? एक है रिन्यूएबल रिसोर्स, दूसरा है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। तो अभी हम देखेंगे रिन्यूएबल रिसोर्स किसे कहते हैं और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स किसे कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो जो हमारा रिन्यूएबल रिसोर्स है वो क्या है? रिन्यूएबल रिसोर्स अवेलेबल इन नेचर, ठीक है ना, जो कि हमारे नेचर में अवेलेबल है इन इन्फिनाइट क्वांटिटी, कैन बी यूज्ड रिपीटेडली। जो ऐसा एक रिसोर्स जो कि इन्फिनाइट क्वांटिटी में अवेलेबल है हमारे नेचर में, और जिसको हम कैसे यूज़ करते हैं? कैन बी यूज्ड रिपीटेडली, बारंबार यूज़ हो सकता है, बार बार यूज़ हो सकता है। क्या? जो ऐसा रिसोर्स जो कि बार बार यूज़ हो सकता है और बहुत टाइम तक यूज़ हो सकता है, मीन्स उसका कोई ख़त्म ही नहीं है, ऐसा इस नेचुरल रिसोर्स को हम क्या कहते हैं? रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। जिसमें एग्जांपल हम देख सकते हैं फॉरेस्ट, विंड, वाटर, सनलाइट, ये सब होंगे, ठीक है। तो जैसे आप देखिए, अगर आपको एग्जाम में पूछता है व्हाट इज रिसोर्स, तो आप लिख देंगे रिसोर्स का डेफिनेशन जो मैं बताई, और उसमें दे देंगे अपना, मतलब व्हाट इज नेचुरल रिसोर्स पूछता है तो उसमें लिख देंगे आप डेफिनेशन, फिर उसमें आप एग्जाम्पल दे देंगे। बट अगर 3 मार्क्स में आता है और पूछते हैं व्हाट इज रिसोर्स, और मतलब व्हाट इज नेचुरल रिसोर्स एंड इसके ऊपर, या फिर व्हाट इज रिसोर्स, तो नेचुरल रिसोर्स, मैन मेड रिसोर्स, ऐसे करके आप लिख सकते हैं। बट जो जिस सिलेबस के हिसाब से मैं पढ़ा रही हूँ वहाँ पर सिर्फ नेचुरल रिसोर्स है, ठीक है ना। तो वहाँ पर आप लिखेंगे व्हाट इज नेचुरल रिसोर्स, फिर लिखेंगे रिन्यूएबल रिसोर्स, फिर लिखेंगे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, रिन्यूएबल रिसोर्स का एग्जाम्पल देंगे, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स का एग्जाम्पल देंगे, आपका 3 मार्क कंप्लीट होता है, ठीक है ना। फिर हम देखेंगे
नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हम किसको कहते हैं? दोज रिसोर्स विच आर प्रेजेंट इन लिमिटेड अमाउंट, जो नेचर में क्या है, लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है, ठीक है ना। क्या है नेचर में? नेचर में वो लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है। क्या है? लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है। और क्या है? ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर एंड मे रन आउट इन फ्यूचर, जो कि फ्यूचर में खत्म हो सकता है। क्या? खत्म हो सकता है। ऐसा रिसोर्स जो कि लिमिटेड है और जो कि आगे जाके खत्म हो जाएगा, उसको हम क्या कहते हैं? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। जिसमें कि हमारा एग्जाम्पल क्या क्या आते हैं? फॉसिल फ्यूल्स, मिनरल्स एट्सेट्रा। अगर आपको पूछता है व्हाट इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, तो आप ये लिखेंगे और 2 एग्जाम्पल देंगे। कभी कभी ऐसे भी पूछता है व्हाट गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्स, गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। ये आपको कितना मार्क में आ जाएगा? ये आपको 2 मार्क में आएगा। 1.5 करके 1 मार्क, 1.5 करके 1 मार्क, ठीक है। तो अभी हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, जो कि हमारा स्पीयर्स ऑफ अर्थ सिस्टम है, जिसमें कि हम पढ़ेंगे डिफरेंट स्पीयर्स के बारे में जो कि अर्थ में प्रेजेंट है, जो मिल के हमारा एनवायरनमेंट बनता है, ठीक है। तो स्पीयर्स किसे कहते हैं? सेट ऑफ इंटरैक्टिंग सेल। हम ऐसे समझ सकते हैं, एक स्पीयर एक कंपोनेंट ऑफ हमारा अर्थ को रिप्रेजेंट करता है, जो कि मिल के जिसका एक सेम रेशियो होके या फिर एक कोऑर्डिनेशन बन के हमारा एनवायरनमेंट का बैलेंस मेंटेन होता है, ठीक है। तो फिर हम देखते हैं, आवर अर्थ कंसिस्ट ऑफ एटमोस्फियर, बायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर। एटमोस्फियर कंसिस्ट ऑफ एयर, बायोस्फीयर इज लिविंग थिंग्स, हाइड्रोस्फीयर इज वाटर एंड लिथोस्फीयर इज लैंड। सो इन आवर अर्थ 4 स्पीयर्स आर देयर, ठीक है। 4 स्पीयर्स प्रेजेंट हैं। तो हम अभी देखेंगे एटमोस्फियर। हम एटमोस्फियर किसे कहते हैं? एटमोस्फियर कंसिस्ट ऑफ एयर। एयर को लेके हमारा एटमोस्फियर बना है, ठीक है। द एटमोस्फियर इज द ब्लैंकेट ऑफ एयर दैट एडहेसिव्स टू द अर्थ सरफेस। हमारा जो एटमोस्फियर है वो एक ब्लैंकेट है। किसका ब्लैंकेट है? एयर का, जो कि हमारा अर्थ सरफेस को कवर करके रखा हुआ है, ठीक है। जो कि हमारा अर्थ सरफेस से लग के उसको प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। या फिर आप बोल सकते हो एक ऐसा स्पीयर, जैसे कि देखिए ये जैसे हमारा अर्थ हो गया, ठीक है। तो इसके ऊपर ये जो एक लेयर होगा, ये जो लेयर होगा यहाँ से यहाँ तक, ये हो जाएगा हमारा एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो ये क्या क्या है? ये अर्थ सरफेस को कवर करके रखा हुआ है, ठीक है। इसी हिसाब से हम समझ लेंगे एटमॉस्फेयर को। तो हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट में मैं एक चीज़ आपको एड ऑन करके बताना चाहूँगी, वेदर और क्लाइमेट के बारे में। कभी कभी 1 मार्क क्वेश्चन और 2 मार्क क्वेश्चन में पूछ लेता है व्हाट इज वेदर एंड व्हाट इज क्लाइमेट, या फिर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। तो आपको ये थोड़ा नॉलेज रहना जरूरी है। वेदर क्या होता है? एक रेस्टलेस कंडीशन होता है। किसका? एटमोस्फियर का। द रेस्टलेस कंडीशन ऑफ एटमोस्फियर। हमारा जो एटमोस्फियर है उसका एक रेस्टलेस कंडीशन, मतलब एक अस्थिरता, जो एक अस्थिरता होता है हमारे एटमोस्फियर में, हमारे वायुमंडल में, ठीक है ना। उसमें जो एक अस्थिरता होता है उसको हम क्या कहते हैं? वेदर कहते हैं। और वेदर क्या होता है? वेदर हमारे ह्यूमन एक्टिविटीज़ के, मतलब ह्यूमन का जो एक्टिविटीज़ है, जो डेली लाइफ का जो एक्टिविटी है, उसको इन्फ्लुएंस करता है। कैसे? देखिए, जैसे कि सोच लीजिए कि आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर अगर बारिश हुआ तो बारिश की वजह से आपका लाइफ इन्फ्लुएंस होगा। अगर ज़्यादा ठंड पड़ रहा है उसके वजह से भी आपका लाइफ इन्फ्लुएंस होगा। अगर ज़्यादा धूप पड़ रहा है तो भी आपका लाइफ इन्फ्लुएंस होगा। तो उसको हम कहेंगे द डेली कंडीशन ऑफ आवर एटमोस्फियर एंड द रेस्टलेस कंडीशन। ये जरूरी नहीं है कि आज बारिश हो रहा है तो दिन भर होगा। जैसे देखिए कभी कभी बारिश होता है फिर अचानक से धूप आ जाता है, समझ में आ रहा है ना। उसको हम कहते हैं वेदर, ठीक है। और हम क्लाइमेट किसको कहते हैं? एक एग्रीगेट कंडीशन ऑफ अ सर्टन एरिया। एक ऐसा एरिया है, उसका एवरेज एग्रीगेट कंडीशन ऑफ वेदर, कि वो एवरेज में कैसे रह रहा है, उसी को हम कहते हैं क्लाइमेट। जैसे कि आप अगर नॉर्थ के साइड में ले लेंगे, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ता है, तो उधर का मतलब जो क्लाइमेट है वो थोड़ा कोल्ड क्लाइमेट है। ठंड पड़ता है, बर्फ़ पड़ता है, लोगों को मतलब ठंड वाला एरिया है, ठीक है ना। जैसे आप साउथ में आ जाएंगे
तो आप देखेंगे कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब गर्मी पड़ता है, ह्यूमिडिटी होता है, बहुत ह्यूमिडिटी होता है। लाइक आपको चिपचिपापन महसूस होगा। एयर में मतलब ह्यूमिडिटी होता है, एक एयर में एक तो ह्यूमिड प्रेजेंट होता है, एक वाटर का ऐसे भारीपन होता है, ठीक है ना। जैसे आपको नॉर्थ में नहीं मिलेगा, आपको ये चीज़ साउथ में, बिकॉज ये सी से लग के है ना, इसी वजह से। तो ये सब ये सब चीज़ किसके द्वारा इन्फ्लुएंस होता है? क्लाइमेट, वेदर के द्वारा। ठीक है, समझ में आ गया आपको? चलिए आगे देखिए। तो नेक्स्ट हम देखेंगे एटमॉस्फेरिक स्ट्रैटिफिकेशन, मतलब हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसका डिवीजन, ठीक है ना, उसका जो डिवीजन है, बिकॉज वो कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड है इसी वजह से। और जो डिवीजन है वो किसके बेसिस पे हुआ है? अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर, टेम्परेचर के बेसिस में, मतलब तापमान के बेसिस में ये जो डिवीजन हुआ है। जैसे कि 5 मेन लेयर। हाँ, और एक बात, किसी किसी के बुक में 4 मेन लेयर दिया होगा, किसी किसी के बुक में 5 मेन लेयर दिया होगा। तो आपको इस बात को लेके कोई टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ आप अपना सिलेबस चेक कीजिए और आके मेरा नोट्स देखिए, बिकॉज मेरे नोट्स में मैं दोनों हिसाब से लिखी हूँ। जैसे आपको कंफर्टेबल लगे आप वैसे लिखिए। और एक बात, प्लीज़ मेरे नोट्स को फॉलो कीजिए, और प्लीज़ ये मेरे हैंड रिटन नोट है, तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और मुझे भी encourage कीजिए ताकि मैं आपको और ज़्यादा वीडियो दे सकूं। और आपको कोई भी चीज़ रिलेटेड वीडियो चाहिए इसी एनवायरमेंटल स्टडी, एथिक्स एंड वैल्यू, या फिर हिस्ट्री ऑनर्स का, तो आप मुझे बोल सकते हैं, मैं तुरंत वीडियो ला दूंगी फर्स्ट सेमेस्टर का। थैंक यू। इसके बाद देखते हैं हम, जैसे कि हमारा ये जो डिवीज़न है ये किस प्रकार से उसको देखेंगे। जैसे कि एक्सोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, मीजोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर एंड ट्रोपोस्फीयर। तो हम देखते हैं एक्सोस्फीयर जो है वो कितना है? 700 to 10,000 किलोमीटर। थर्मोस्फीयर क्या है? 80 to 700 किलोमीटर। मीजोस्फीयर 50 to 80 किलोमीटर। स्ट्रेटोस्फीयर 12 to 50 किलोमीटर। और ट्रोपोस्फीयर 0 to 12 किलोमीटर। ठीक है, मैं यहाँ पर माइल्स में भी लिख दी हूँ, आप लोग प्लीज़ इसको नोट डाउन कीजिएगा। ठीक है, मैं माइल्स में भी लिखी हूँ ताकि जिसको अगर माइल्स में कंफर्टेबल लगता है तो वो माइल्स में कर दे। हाँ, और एक बात, मैं और एक बात यहाँ पर अंडरलाइन कर दे रही हूँ, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको पूरा रट लेना है, इसको आपको पूरा समझ लेना है, ताकि देखिए इसमें समझाने वाली तो कोई बात नहीं है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा, बिकॉज ये डाटा है कितना से कितना है, तो ये चीज़ को आपको याद कर लेना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम ट्रोपोस्फियर के बारे में। जैसे कि बॉटम लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज ट्रोपोस्फियर। हमारा जो बॉटम लेयर होता है एटमॉस्फेयर का वो क्या होता है? ट्रोपोस्फियर होता है। और यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर ये, रुकिए 1 मिनट प्लीज, ये जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है? डिक्रीज होते जाता है विथ इंक्रीजिंग ऑफ हाइट। टेम्परेचर डिक्रीज होता है जब हाइट इंक्रीज होता है। समझ में आ गया? ट्रोपोस्फियर में हमेशा टेम्परेचर डिक्रीज होता है विथ इंक्रीजिंग ऑफ हाइट। ठीक है, समझ में आ गया आपको? तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। हमारा जो ट्रोपोस्फियर है उसका है एवरेज हाइट क्या है? 12 किलोमीटर और 7 माइल्स। उसका एवरेज हाइट क्या है? 12 किलोमीटर और माइल्स में 7 माइल्स। फिर देखते हैं वेयर टेम्परेचर स्टॉप डिक्रीजिंग, जहाँ पर टेम्परेचर डिक्रीज होना स्टॉप हो जाता है विथ इंक्रीजिंग हाइट। जहाँ पर देखिए एक ऐसा जगह होता है जहाँ पर, देखिए बता रही हूँ, जहाँ पर हाइट इंक्रीज होता है बट टेम्परेचर डिक्रीज होना स्टॉप हो जाता है। ठीक है, टेम्परेचर डिक्रीज होना स्टॉप हो जाता है। वो जो लेयर है, ठीक है ना, ये जो लेयर बनेगा इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे ट्रोपोपॉज, जो कि किसके किसके बीच में होगा? ट्रोपोस्फियर एंड किसके बीच में होगा? स्ट्रेटोस्फियर के बीच में। ठीक है, ये दोनों, ये जो मिडिल वाला एरिया होगा उसको हम कहेंगे ट्रोपोपॉज। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख दी हूँ, उसको प्लीज नोट कर लीजिएगा। देन हम देखेंगे स्ट्रेटोस्फियर। जो स्ट्रेटोस्फियर है वो क्या है? बियॉन्ड ट्रोपोस्फियर, ये ट्रोपोस्फियर के ऊपर है। ठीक है, ट्रोपोस्फियर के बाद है। यहाँ पर जो टेम्परेचर रिमेन अनअल्टर्ड, ठीक है ना, मतलब जहाँ पर स्टार्ट इंक्रीजिंग विथ अल्टीट्यूड, जहाँ पर अल्टीट्यूड के साथ हमारा जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे कि देखिए ये हमारा हाइट बढ़ रहा है, ठीक है, और ये हमारा
टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। हाइट और टेम्परेचर दोनों साथ साथ बढ़ेंगे। कहाँ पर? ये हमारा स्ट्रेटोस्फियर में, ठीक है। फिर हम देखेंगे नेक्स्ट जो पॉइंट है, द ओजोन लेयर या फिर जो ओजोन स्फीयर जिसको हम कहते हैं, वो कहाँ पर पड़ता है? वो भी स्ट्रेटोस्फियर में ही पड़ता है, ठीक है। अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे ओजोन लेयर कौन से स्फीयर मतलब कौन से स्फीयर में प्रेजेंट होता है, तो आप लिखेंगे स्ट्रेटोस्फियर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। आई एम सॉरी, रुकिए 1 मिनट रुकिए। हाँ, ओजोन लेयर। उसके बाद हम देखेंगे ओजोन लेयर के बारे में। मैं यहाँ पर एक छोटा सा नोट दे दी हूँ, आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। मतलब जो ओजोन लेयर का एबिलिटी होता है वो क्या होता है? यूवी रेज या फिर अल्ट्रावायलेट रेज को क्या करना? उसको रिफ्लेक्ट कर देना, ठीक है ना। अर्थ सरफेस में उसको घुसने नहीं देता है। वो क्या करता है? एक रिफ्लेक्शन, एक प्रोटेक्शन सीट टाइप का काम करता है। जैसे कि ये हमारा ओजोन लेयर है, ठीक है। अगर कोई यूवी रेज आ रहा है, ठीक है, यूवी रेज आ रहा है तो उसको रिफ्लेक्ट कर देता है, अर्थ सरफेस में घुसने ही नहीं देता। इस सरफेस में वो घुसने ही नहीं देगा। ये जो एटमॉस्फेयर है उसमें भी घुसने नहीं देगा, ठीक है ना। एटमॉस्फेयर का जो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है 0 to 12 किलोमीटर, उतने में भी घुसने नहीं देगा। मतलब वो हमारा स्ट्रेटोस्फेयर से ही बाहर उसको मतलब निकाल देगा, मतलब अंदर ही नहीं, मतलब प्यूरिफाई नहीं करता है वो, ठीक है ना। तो चलिए, और इसका मतलब इससे क्या क्या हमको कॉज, मतलब इससे क्या क्या हमको हार्म हो सकता है। एक है तो हमको मतलब स्किन कैंसर होगा, फिर हमको सनबर्न हो सकता है। ये सब मैं लिख दी हूँ, आप एक बार पढ़ लीजिएगा, बिकॉज ये तो इतना इम्पोर्टेंट है नहीं टॉपिक, बट कभी कभी इन केस अगर 1 मार्क में पूछ लिया तो इसलिए मैं लिखती हूँ। चलिए, एबव स्ट्रेटोस्फियर मेसोस्फियर इज देयर। क्या है? मेसोस्फियर है। मेसोस्फियर कितना से कितना है? 50 to 80 किलोमीटर। 50 to 80 किलोमीटर जो होगा वो क्या होगा? वो है हमारा मेसोस्फियर, लेयर ऑफ डिक्रीजिंग टेम्परेचर। जहाँ पर टेम्परेचर डिक्रीज होता है, जहाँ पर टेम्परेचर घट जाता है, और जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा घटने लगता है, ठीक है। फिर हमारा आता है थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। हाँ, और एक बात यहाँ पर जो मैं लिखी हूँ, मैं आपको बोली थी कि कहाँ पर 5 लेयर होगा, कहाँ पर 4 लेयर होगा। तो आप मेरा बात सुनिए, अगर आपका दिया है 4 लेयर, तो आप क्या करेंगे ना, देखिए मैं बता रही हूँ। हाँ, अगर आपका 4 लेयर दिया है तो आप पहले लिखेंगे ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर एंड थर्मोस्फियर। आप एक्सोस्फियर को नहीं लिखेंगे, ठीक है। अगर आपका 5 लेयर बोला है तो आप पूरा ये एंटायर लिखेंगे, ठीक है। फिर चलिए मैं आगे आपको बताती हूँ। 1 मिनट प्लीज। जो हमारा थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर है एबव 80 किलोमीटर, ठीक है ना, वो 80 किलोमीटर के बाद आता है, जहाँ पर वो कहाँ ख़त्म होता है? उस स्पेस में जाके ही ख़त्म होता है जहाँ पर टेम्परेचर राइज रिमार्केबली इन द लेयर। जिस लेयर में टेम्परेचर रिमार्केबली राइज होता रहता है, जैसे कि 350 किलोमीटर में ये बोला जाता है कि अप्रोक्सीमेटली 900 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। समझ में आ गया? तो ये आपको मेंशन करना पड़ेगा। फिर हम एक चीज़ देखेंगे, एटमोस्फियर में भी फर्दर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 वर्टिकल रीजन। 2 वर्टिकल रीजन में हम एटमोस्फियर को फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, मतलब ये लेयर्स को छोड़ के, ठीक है ना। जो हमारा ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर को छोड़ के। और एक बार मैं रिवाइज करा देती हूँ। ट्रोपोस्फियर जो हमारा सबसे बॉटम लेयर है वो 0 to 12 किलोमीटर का होता है। स्ट्रेटोस्फियर तो 12 to 50 होता है। मेसोस्फियर वो 50 to 80 होता है। थर्मोस्फियर 80 to 700 एंड एक्सोस्फियर 700 to 10,000 किलोमीटर और बियॉन्ड द यूनिवर्स। जो ट्रोपोस्फियर होता है वो सबसे लोअर मोस्ट स्फीयर होता है, जिसमें कि हाइट के साथ साथ टेम्परेचर डिक्रीज होता है, और जहाँ पर टेम्परेचर डिक्रीज होना बंद हो जाए हाइट के साथ साथ, उस जगह को हम क्या कहते हैं? ट्रोपोपॉज कहते हैं। और ट्रोपोपॉज के बाद क्या आता है? हमारा स्ट्रेटोस्फियर आता है। स्ट्रेटोस्फियर में क्या होता है? हाइट के साथ साथ टेम्परेचर भी इंक्रीज करता है। फिर मेसोस्फियर में क्या होता है? टेम्परेचर डिक्रीज करता है।
और उसके बाद क्या होता है, थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर में हमारा जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जाता है, जैसे कि आप समझ सकते हैं 350 किलोमीटर में 900 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रहता है अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। तो जो हमारा वर्टिकल जो डिवीज़न है हमारा जो एटमॉस्फेयर का, उसमें लोअर रीजन आएगा जिसको कि हम क्या कहेंगे, होमोस्फियर, और अपर रीजन आएगा मतलब ऊपर वाला पार्ट जिसको कि हम कहेंगे हेट्रोस्फियर। तो हम यहाँ पर देखेंगे जो लोअर रीजन है उसको हम क्या कहेंगे, होमोस्फियर। ठीक है, जो कि हमारा नीचे वाला पार्ट है, और हेट्रोस्फियर जो कि ऊपर वाला पार्ट है। ये अर्थ सरफेस है, ये अर्थ सरफेस का जो नीचे वाला पार्ट है इसको हम कहेंगे होमोस्फियर, और इसका जो ऊपर वाला पार्ट है इसको हम कहेंगे हेटेरोस्फियर। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, हेट्रोस्फियर। फिर हम देखेंगे होमोस्फियर, 3 मेजर ग्रुप्स ऑफ क्या है, कंपोनेंट्स। 3 मेजर कंपोनेंट्स को लेके हमारा जो होमोस्फियर है वो होता है। ठीक है, जैसे कि गैस, वेरिएबल गैसेस एंड इम्प्यूरिटीज। ठीक है, जैसे कि 99% ऑफ एयर कंटेन नाइट्रोजन, जिसमें कि 78% नाइट्रोजन होता है, और ऑक्सीजन कितना होता है, 21%, और 1% क्या होता है, वेरिएबल गैसेस। तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट होगा हमारा हाइड्रोस्फीयर। तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, हाइड्रोस्फीयर इज कंसिस्ट ऑफ वाटर, जो कि किससे बना हुआ है, वाटर से। किससे, वाटर से बना हुआ है। हाइड्रोस्फीयर इज कंसिस्ट ऑफ वाटर। ठीक है, हाइड्रोस्फीयर इज कंसिस्ट ऑफ वाटर। जो हमारा हाइड्रोस्फीयर है वो वाटर से लेके बना हुआ है। इट कवर्स 75% ऑफ द अर्थ सरफेस इन द फॉर्म ऑफ ओपन वाटर बॉडीज, पॉन्ड्स, आइस एंड क्या, ग्राउंड वाटर। तो देखते हैं, देखिए जैसे हमारा ये हाइड्रोस्फीयर है, ये 75% ऑफ अर्थ को कवर करके रखा हुआ है, 75% ऑफ द अर्थ सरफेस को कवर करके रखा हुआ है। इन विच फॉर्म, इन द फॉर्म ऑफ वाटर बॉडीज, पॉन्ड और आइस एंड ग्राउंड वाटर। ठीक है, किस किस फॉर्म में, जैसे कि वाटर बॉडीज हो गया, हमारा समुंदर हो गया, नदियां हो गया, पॉन्ड हो गया, तालाब हो गया, जैसे आइस हो गया, जैसे पोलर रीजन में आइस है वो भी तो वाटर ही है ना, जो कि फ्रीजिंग कंडीशन में है, जैसे आइस हो गया। फिर हमारा जो ग्राउंड वाटर है, ठीक है, जो ग्राउंड वाटर के हम पीने के लिए भी ज़्यादातर यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो फिर हम देखेंगे 99.9% ऑफ टोटल वाटर प्रेजेंट इन सी कंटेन 35 पार्ट्स पर थाउजेंड 35 पीपीटी, और मैं ब्रैकेट में लिख दी हूँ 35 पीपीटी और 35/00 डिजॉल्व्ड सॉल्ट, जिसमें कि क्या होता है। हाँ, ये चीज़ आपको थोड़ा याद रखनी पड़ेगी प्लीज़, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं वीवीआई दिखा दे रही हूँ ताकि आप लोग इसको भूले ना, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। बिकॉज देखिए, ये जो हमारा सी वाटर है, ठीक है ना, उसमें 35 पार्ट्स, मतलब 1000 पार्ट्स में 35 मतलब जो पार्ट्स है, ठीक है ना, वो क्या है, हमारा कंटेंट डिजॉल्व सॉल्ट, जो कि डिजॉल्व सॉल्ट होता है। ठीक है, जिसमें कि हमारा सॉल्ट डिजॉल्व हुआ होता है। ठीक है, जिस वजह से हम उसको पीने लायक बनाने के लिए एक हाई कॉस्ट ऑफ हमको फैक्ट्रीज लगाना पड़ेगा, जो कि पीने लायक ऐसे बन भी नहीं सकता है। ठीक है ना, तो हमारे पास 99.9% टोटल वाटर, ठीक है ना, प्रेजेंट इन सी, जो कि समुद्र में प्रेजेंट है। आप सोच सकते हैं, अगर वाटर हमारा 75% ऑफ अर्थ सरफेस को कवर करता है, तो उस टोटल अमाउंट ऑफ वाटर का 99.9% क्या है, हमारा सी वाटर है, जिसमें कि 35% पार्ट्स जो, सॉरी 35% पार्ट जो होता है पर 1000, हमारा पर 1000 ये का, उसका क्या होता है, सॉल्ट डिजॉल्व होता है। क्या डिजॉल्व होता है, सॉल्ट डिजॉल्व होता है। और मैं ये साइड में लिख दी हूँ, फर्स्ट लाइफ ओरिजिनेटेड इन वाटर। ठीक है ना, ये आपको एक जनरल नॉलेज के लिए मैं लिख दी हूँ, ताकि आप अगर लॉन्ग क्वेश्चन लिख रहे हैं तो उसमें लिख सकते हैं। हाँ, और मैं लास्ट में जाके बताऊंगी कि आप लॉन्ग क्वेश्चन कैसे लिखेंगे और इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फ्रेश वाटर जो है प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ स्टील वाटर, या फिर जो कि लेक और हमारा पॉन्ड होगा। ठीक है,
दूसरा है हमारा रनिंग वाटर, रिवर एंड क्या होगा स्ट्रीम्स, ठीक है। फिर हो गया फ्रोजन वाटर जो कि हमारा पोलर आइसेस हो गया, जैसे मैं बोली पोलर रीजन में आइस फॉर्म है, या फिर ग्लेशियर, ठीक है। और दूसरा क्या हो जाएगा ग्राउंड वाटर। ये सब किस फॉर्म में है, ये सब फ्रेश वाटर के फॉर्म में, जिसको हम पी सकते हैं, यूज कर रहे हैं नहाने खाने में और हमारा कपड़ा धोने में, जो जो काम के लिए हम अच्छा पानी यूज करते हैं ना, वो सब क्या होता है फ्रेश वाटर। वो कितना परसेंट है, 0.01%, ठीक है हमारा। तो आप सोचिए अगर आप थोड़ा सा भी वाटर वेस्ट कर रहे हैं तो आप कितना बड़ा रिसोर्स वेस्ट कर रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है सेव वाटर, ठीक है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। फ्रेश वाटर कंटेन लेस देन 3 parts per 1000 ऑफ डिजॉल्व सॉल्ट। तो अगर 1000 मतलब हमारा एक 1000 ml है, उसमें 3 पार्ट होगा, 3 पार्ट डिजॉल्व सॉल्ट होता है, मतलब कितना कम हो जा रहा है। देखिए वहाँ पर 35 मतलब पार्ट्स हो जा रहा है, यहाँ पर 3 पार्ट्स हो जा रहा है, तो मतलब बहुत बड़ा गैप है। तो इसीलिए हम इसको फ्रेश वाटर की तरह कंसिडर करते हैं और हम इसको पीने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा बायोस्फीयर। बायोस्फीयर और जो कि हमारा किससे बना हुआ है, लिविंग थिंग्स से बना हुआ है। बायोस्फीयर किससे बना हुआ है, लिविंग थिंग्स से बना हुआ है। कंटेनिंग लाइफ ऑन अर्थ और लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये ऐसा स्पीयर है जिसमें लाइफ एग्जिस्ट करता है, जो लाइफ को कंटेन करता है अपने अंदर, जो कि लाइफ को अपने अंदर रखता है, मतलब जिसमें हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सस्टेन करते हैं, जिसमें हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं और हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसमें अपना सर्वाइवल करते हैं, ठीक है ना। द जोन वेयर ऑल द स्पीयर्स इंटरैक्ट, और ये ऐसा जोन है जहाँ पर हर स्पीयर इंटरैक्ट करता है। देखिए यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ, देखिए जैसे कि ये हो गया हमारा 1 2 और 3। तो देखिए मैं बता रही हूँ, ये है हमारा एटमोस्फियर, ये है हमारा हाइड्रोस्फीयर, ये है हमारा लिथोस्फीयर। एंड ये तीनों स्फीयर जहाँ पर इंटरैक्ट करेंगे, ये जो जगह हो जाएगा ये होगा हमारा बायोस्फीयर, जिसमें कि लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना एग्जिस्टेंस रखते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। एक्सटेंड्स फ्रॉम few kilometers atmosphere on the depth part of the Atlantic Ocean। देखो हमारा जो एटमोस्फियर है, एटमोस्फियर का हमारा जो अर्थ है उसके बाद जो एटमोस्फियर शुरू होता है उसके कितने किलोमीटर्स तक, और डेप्थ टू द एटलांटिक ओशन, मतलब एटलांटिक ओशन के सबसे डेप्थ में भी हमको बायोस्फीयर या फिर बायोस्फीयर का कोई ना कोई हैबिटेट मिलेगा और एक ना को एनिमल्स का एग्जिस्टेंस मिलेगा, ठीक है। बायोस्फीयर बायोस्फीयर उतना बड़ा है, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द टोटल सम ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड द सम ऑफ ऑल इकोसिस्टम। ये क्या है, ये टोटल सम है, टोटल सम ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का टोटल सम है। और क्या है, टोटल सम ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड द सम ऑफ ऑल इकोसिस्टम। और हर इकोसिस्टम का ये क्या होता है, सम ऑफ होता है, मतलब बायोस्फीयर जो होता है उसमें हर प्रकार का इकोसिस्टम होता है। हाँ और एक चीज़ हम आगे जाके ये पढ़ेंगे, व्हाट इज इकोसिस्टम, एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम, तो उसका वीडियो भी मैं अपलोड करूँगी। और आज ये वीडियो अपलोड हो रहा है, कल इकोसिस्टम और एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम होगा। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल जो है उसको भी अच्छे से दबा दीजिए और नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिए, ताकि आपको मेरे जो नोटिफिकेशन है वो मिलेंगे और आप भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो पाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस फूड एंड मेजर रोल इन गैसियस साइकिल ऑन अर्थ। तो देखिए हमारा जो ये ग्रीन प्लांट्स है, ठीक है, ये एक मेजर रोल प्ले करते हैं किसमें, बायोस्फीयर में, और एक ऐसा जो कि गैसियस साइकिल को भी मेंटेन करते हैं, ठीक है ना। ग्रीन प्लांट्स एक मेजर रोल प्ले करते हैं बायोस्फीयर में, जो कि फूड साइकिल को और हमारे गैसियस साइकिल को एक कोऑर्डिनेटिंग वे में हमारा जो इकोसिस्टम है इसमें कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देख।
नेक्स्ट जो हमारा होगा वो हमारा होगा लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर क्या है? लिथोस्फीयर हमारा लैंड, जो कि हमारा लैंड है। आउटर शेल ऑफ द अर्थ, जो कि आउटर शेल है किसका? अर्थ का, उसको हम लिथोस्फीयर में लेते हैं। कंसिस्ट ऑफ मिनरल्स इन द अर्थ्स क्रस्ट सॉइल। जो हमारा क्रस्ट सॉइल है उसमें मिनरल्स होता है, और इसमें क्या होता है, हमारे जो अर्थ क्रस्ट है वो किसका बना हुआ है? वो किस चीज़ से बना हुआ है? वो सॉइल से बना हुआ है। और मैं यहाँ पर सॉइल के बारे में एक नोट्स दी हूँ, सॉइल के बारे में एक नोट्स दी हूँ कि सॉइल क्या है और क्या नहीं। देखिए सॉइल क्या है? एक डायनामिक कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टेंटली चेंजिंग आउटर पार्ट ऑफ अर्थ। क्या है? एक डायनामिक कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टेंटली चेंजिंग आउटर पार्ट ऑफ द अर्थ। वो क्या है? वो हमारा सॉइल हो गया। और सॉइल बनने में ना बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, मतलब ये थोड़ा सा सॉइल बनने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं। इसीलिए ना सॉइल वेस्ट नहीं करना चाहिए। और हमारा जो आजकल सॉइल बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ करके ख़राब हो रहा है, ये सबको भी ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है ना। प्रोवाइड मैकेनिकल एंकरेजमेंट टू प्लांट्स, जो कि हमारा एक मैकेनिकल एंकरेजमेंट प्रोवाइड करता है किसको? प्लांट को। और ये सब मतलब वाटर बॉडीज, प्लांट, ये सबको कौन? ये सब होल्ड करने के लिए एक हमारा एनवायरनमेंट जो प्रोवाइड करता है, या फिर एक इकोसिस्टम का बेस प्रोवाइड करता है, वो कौन करता है? वो सॉइल करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे बिलो लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर के नीचे क्या है? मेंटल लेयर, ठीक है ना, जिसमें क्या है? जो कि हमारा आयरन से बना हुआ है, मैग्नीशियम से बना हुआ है, ठीक है ना, जो कि 2888 किलोमीटर है, ठीक है, थिक है, उतना किलोमीटर थिक है जो हमारा मेंटल लेयर है। और फिर नेक्स्ट टू द मेंटल लेयर, नेक्स्ट टू इट इज कोर। उसके बाद क्या है? कोर, डीप लेयर, मतलब पूरा नीचे। कोर के मतलब हमारा जो कोर है वो क्या है? वो हमारा मेंटल से भी नीचे है। वो क्या है? कंसिस्ट ऑफ सॉलिड मेटल्स ऑफ हाई डेंसिटी, मतलब एक ऐसा सॉलिड हाई डेंसिटी का मेटल वो वहाँ पर ऐसे लावा फॉर्म में है, ठीक है ना, जो कि मेल्टेड फॉर्म में है, ठीक है, जिसका टेम्परेचर कितना हो सकता है? 8000 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, ठीक है, जिसका टेम्परेचर कितना हो सकता है? 8000 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर हमारा लिथोस्फीयर खत्म होता है। मैं आप लोगों को बोली थी कि मैं बताऊंगी किस प्रकार से आप मतलब यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन भी निकाल सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन। मैं जैसे नोट्स लिखी हूँ वैसे आप नोट्स बनाइए मेरे साथ ही साथ। और उसके बाद देखिए, जैसे अगर आपको द एनवायरनमेंट या फिर एक्सप्लेन द स्फीयर्स ऑफ अर्थ सिस्टम बोलता है, तो आप क्या करेंगे? पहले आप एनवायरनमेंट का एक इंट्रोडक्शन देंगे, देन आप क्या करेंगे? देन आप स्पीयर्स का इंट्रोडक्शन देंगे कि व्हाट इज स्पीयर्स, जो मैं शॉर्ट में लिखी हूँ उसको आप थोड़ा सा एलाबोरेट करके एक पॉइंट बनाएंगे। देन नेक्स्ट पॉइंट आप इसको देंगे, आवर अर्थ कंसिस्ट ऑफ 4 मेन स्पीयर्स, दैट इज एटमोस्फियर, बायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर। ये वाला पार्ट आप देंगे, ठीक है ना, ये वाला पार्ट देंगे। उसके बाद आप एटमोस्फियर का पूरा जितना नोट्स है उसको पॉइंट पॉइंट वाइज लिखते चलेंगे। जैसे आप यहाँ पर ये भी नहीं छोड़ेंगे, जैसे कि यहाँ पर मैं वेदर के बारे में बोली हूँ, 1 मिनट प्लीज़। हाँ, जैसे यहाँ पर वेदर के बारे में बोली हूँ, इसको आप एक पॉइंट बनाइएगा, ठीक है ना। फिर जैसे यहाँ पर एटमॉस्फेयर का ये पूरा टेबल बनाइएगा, ठीक है। फिर ये जो छोटा छोटा पॉइंट में ऐसे शॉर्ट में लिखी हूँ ना, इसको आप पॉइंट बनाइएगा, ठीक है, इसको आप पॉइंट बनाइएगा, ठीक है। ये जो छोटा छोटा लिखी हूँ इसको आप पॉइंट बना के अच्छे से लिखिएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैं देखिए ऐसे एरो मार्क दे के लिखी हूँ, ऐसे तो आप लिखेंगे नहीं, तो आप इसको पूरा अच्छे से पॉइंट बना लीजिएगा और लिख लीजिएगा। इसीलिए मैं कह रही हूँ आप मेरे साथ ही साथ नोट्स बनाते चलिए। तो जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे एक एक पॉइंट आपको मिलता जाएगा, ठीक है। एटमोस्फियर, उसके बाद आप हाइड्रोस्फीयर का लिखेंगे, फिर बायोस्फीयर, फिर लिथोस्फीयर, ऐसे लिखेंगे तो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी आपका कवर अप हो जाएगा और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी कवर अप हो जाएगा, जिससे कि आपको टोटली कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए। कोई भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है मेरे को कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगी, आपका हर एक डाउट सॉल्व करूँगी। और आप प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ।